अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ज़ूलॉजी और बायोलॉजी की लेक्चरशिप के बारे में होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अभी आज या कल इनकी लास्ट डेट है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अपीयर होंगे। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि जो लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं तो उनको किस किस्म की टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, ज़ूलॉजी का पेपर कैसे होता है या बायोलॉजी का पेपर कैसे होता है, और फिर पेपर अटैम्प्ट जो पीपीएससी ने अपना एक डेकोरम है उनका 100 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, उसमें से अगर आपको नहीं आते तो फिर आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपको कुछ में कन्फ्यूजन है तो फिर आप उसमें क्या करें, पेपर टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और किस हद तक मेरिट बनता है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ज़ूलॉजी है या बायोलॉजी है उसमें फ़ीमेल्स में तकरीबन 60s 58 55 यहाँ तक मेरिट बन जाता है, और जो मेल हजरात हैं उनमें लास्ट टाइम 49.25 में मेरिट रुका था। बायोलॉजी के अंदर मेरिट 40s में ही रहता है, मेल्स और फीमेल दोनों का। तो जो बंदा 100 में से तकरीबन 60-65 इस यहाँ तक जनाब स्कोर करता है उसको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। अब रौला ये है कि इस दफ़ा जो बॉयज़ हैं उनकी जो सीट्स हैं वो कम हैं, जो गर्ल्स हैं उनकी सीट्स ज़्यादा हैं। ज़ूलॉजी के लिए तो गर्ल्स की भी कम है, मगर बायोलॉजी के लिए कंपैरेटिवली बॉयज़ से गर्ल्स की सीट काफ़ी ज़्यादा है। सो जो फीमेल लेक्चरर्स अप्लाई करेंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 50s तक अगर स्कोर कर लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। क्योंकि जो पीपीएससी का रूल है वो ये बताता है कि हमें एक सीट के लिए 5 बंदों का इंटरव्यू करना है। सो वो जितने भी फिर टॉप के ऊपर लोग होंगे, मतलब अब 44 अगर उनकी सीट्स हैं तो 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, जितने भी लोग होंगे फिर वो उनको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे। फिर इंटरव्यू का एक प्रोसेस चलेगा, फिर उसमें वो इंटरव्यू बहुत डिसाइसिव होता है और उसके बाद फिर जनाब अली आपको एलोकेट किया जाएगा या नॉट रिकमेंड किया जाएगा। सो आज हम कुछ इस किस्म की बातें डिस्कस करेंगे कि हमें ज़ूलॉजी के पेपर में या बायोलॉजी के पेपर में किस किस्म की प्रिपरेशन करनी चाहिए और वो जो प्रिपरेशन है वो कैसी होती है, और दिस एंड दैट। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप इस सारी डिस्कशन को एंड तक सुने। इट विल टेक ऑलमोस्ट 8 to 10 minutes, बट यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग वेरी स्पेशल इन रिटर्न। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं वो क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। मेरी ये सजेशन है, आप अपने तौर पर जिस तरह चाहते हैं किताबों को पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो किताबें हैं ज़ूलॉजी के पेपर के लिए और बायोलॉजी के पेपर के लिए वो ये 4-5 ही हैं। मसलन आपको मिलर हार्ले पढ़ लें, या फिर पाकिस्तान में रियाजुल हक रामे साहब ने 3 किताबें मिलर हार्ले को क्लासीफाई करके लिखी हुई हैं, ईजी है थोड़ी सी। तो ज़ूलॉजी ए, बी और सी ये तीनों पढ़ लें। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ है, इसमें फिजियोलॉजिकल जो डिस्कशन है वो ज़्यादा है। इसमें इनवर्टिब्रेट, ज़ूलॉजी बी में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स और कोऑर्डिनेट्स इनकी टेक्सोनॉमी और जो क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स का पोर्शन है वो ज़्यादा होता है। ये किताबें आप पढ़ लें, या फिर आप मिलर हार्ले पूरी पढ़ लें। नंबर 2, आपको बायोलॉजी की जो इंटरमीडिएट की किताबें हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की किताबें हैं वो ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद मैट्रिक के अंदर ना कुछ हर पेज पे तकरीबन एक ब्लू बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें कोई किसी सन का नाम लिखा है, किसी जनाब अली साइंटिस्ट का नाम लिखा है, उसकी अचीवमेंट के साल का नाम लिखा है, वो कुछ आपको पढ़नी है। मैट्रिक की किताब पूरी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टिडबिट्स आपने ना उसमें कवर करने हैं। अब होता क्या है, अब कुछ लोग जो है ना वो थ्रू आउट द स्टडी, क्योंकि बुक रीडिंग हमारे पास है नहीं, तो थ्रू आउट बुक पढ़ते नहीं हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अनसीन सा पेपर होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम ना इतना कॉन्फिडेंस हो अपने आप पे कि आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर सकें। ज़ूलॉजी के पेपर के अंदर बीएससी के पोर्शन में से ऑलमोस्ट 25 to 30 MCQs आते हैं। एफएससी के पोर्शन में से तकरीबन 40 to 50 MCQs आते हैं। तो बेसिकली जो पेपर है वो इन दोनों किताबों से बन जाता है। अब दोनों जो हैं एफएससी और बीएससी की किताबें, इनमें से अगर आप जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स के पोर्शन को स्पेशली उसको पढ़ें, मतलब वो एमएससी के हिसाब से पढ़ें, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। इकोलॉजी के बहुत सारे सवाल आते हैं और वो इतने जनाब कंफ्यूजिंग होते हैं कि बंदा
समटाइम मिक्स कर आता है, जिसकी वजह से जनाब वाली क्वेश्चन गलत हो जाता है। जू ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये वो वाली किताबें हैं जिनको एक जूलॉजी का स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तो वो ऑलमोस्ट इग्नोर करता है। वो कहता है यार ठीक है बस, मतलब ये क्या है। सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो फिजियोलॉजी पे होता है। फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं 4-5, मगर उससे ज़्यादा फोकस फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे होगा, माइक्रोबायोलॉजी पे होगा, फिशरीज़ पे होगा और बहुत सारी दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं जूलॉजी के अंदर उन पे होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो वाली किताबें इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या जू ज्योग्राफी या वाइल्ड लाइफ, इनमें से लेक्चरशिप के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो आपको इनका सिलेबस किसी हद तक कंसंट्रेटेडली पढ़ना है ताकि आप किसी हद तक सेफ हैंड पे रहें। फिर इनके अलावा बाकी अगर आप ये वाला पोर्शन पढ़ लेंगे, सिर्फ जूलॉजी ए और सी का पोर्शन, उसमें आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पोर्शन भी काफ़ी हद तक कवर होगा, उसमें आपकी जेनेटिक्स का पोर्शन भी काफ़ी हद तक कवर होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन भी काफ़ी हद तक कवर होगा, सेल बायोलॉजी का पोर्शन भी इनकी वजह से कवर हो जाएगा। मतलब आपका कोई क्वेश्चन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा जो इनसे बाहर हो, क्योंकि आप आपसे पीएचडी का टेस्ट तो ले नहीं रहे। वो असल में उनका मकसद तो ये कि इन बंदों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस को पढ़ाना है, या मैक्सिमम आपने बीएससी की क्लासेस को पढ़ाना है, तो आपको ये वाली किताबें आती हैं या नहीं आती। इफ़ एनीवन इज़ नॉट गोइंग थ्रू ऑल दिस बुक्स, तो फिर उसके बाद जनाब अली कुछ प्रॉब्लम्स तो उसके लिए पैदा होंगे, डेफिनेटली पैदा होंगे। अगर आप बायोलॉजी की किताबों को भी देखें तो हमारे लिए जितने भी कंटेंट्स हैं, जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, जू ज्योग्राफी हो, इंट्रोडक्शन हो, वर्टिब्रेट्स हो, प्लांटी का चैप्टर हो, एनिमल्स का चैप्टर हो, एनिमिलिया का किंगडम हो, प्रोटिस्टा और मोनरा, ये सारी जो चीज़ें एफएससी के अंदर डिस्कस्ड हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने उनके ऊपर कभी गौर नहीं किया। इस हद तक गौर नहीं किया कि हमसे उसमें से अगर एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम पूछ लिए जाएँ, या एलजी के किसी सब स्पीशी का नाम पूछ लिया जाए, या जो रोट लर्निंग या बुलेट क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाएँ, जैसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी में कितने वॉलवॉक्स होते हैं, डॉग की जो टंग है उस पर कितने ऑल्फैक्टरी जो है ना वो पिट्स मौजूद होती हैं। ये जो टोकन क्वेश्चन अगर ये पूछ लिए जाएँ तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा इफ़ वी हैव नॉट गॉन थ्रू ऑल दिस बुक थॉरली। तो मेरी सजेशन है कि आप इनको, ये जो पेपर प्रिपरेशन टेक्निक्स है उसमें इनको ओवरऑल कवर करने की कोशिश करें। मगर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एक्चुअली विलिंग टू गो थ्रू ऑल दिस बुक्स फॉर थॉरली, देन यू मस्ट cover the exercises of zoology A written by the Riazul Haq Ramme, zoology B written by the Riazul Haq Ramme, zoology C written by the Riazul Haq Ramme. This is it is just a guess, you can say a suggestion कि जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो उसके लिए फिर आप ये कर लें। आई होप इसके अंदर से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है लेक्चरशिप के अंदर zoology जो रियाजुल हक रामे ने लिखी है उसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को उठाया जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड द वेरी स्पेशल टॉपिक्स, इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इकोलॉजी, ज़ूलॉजी की जेनेटिक्स के बारे में बता चुका हूँ आपको। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये एक डायग्राम है, उसमें से बेसिकली ये बताता है कि इनवर्टिब्रेट्स कब ओरिजिनेट हुए, उसके बाद वर्टिब्रेट्स कब आए, फिशेस कब बनी, किस पीरियड का जो है ना वो किस साल में शुरू हुआ, कितने साल पहले शुरू हुआ, कौन सा एरा किस पीरियड के साथ ताल्लुक़ है, मतलब इस किस्म की बातें वो पूछता है। तो इस डायग्राम को आप कवर करके ज़रूर जाएँ। टैक्सोनॉमी बेसिकली ज़ूलॉजी बी के बारे में बातें हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर अटैम्प्ट। पेपर अटैम्प्ट ज़्यादा देखिए, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव तो आपने लिखना नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन द थिंग दैट यू नो। आपको पहले आते हैं 70 क्वेश्चंस, वेल एंड गुड, बाकी छोड़ के आ जाए, बिकॉज इट इज़ श्योर शॉट कि आपका मेरिट जो है वो 60s में बन जाएगा बॉयज़ में, जो इस वक्त 15 सीट्स आई हैं उनके लिए, और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा मेरिट ऊपर नीचे हो जाएगा। मगर जिसको 70 क्वेश्चन आते होंगे वो अगला कोशिश करे कि वो अगले 10 गलत ना करे। नंबर 2, आपको जनरल नॉलेज का पेपर आता ही नहीं है सिरे से, और आपको पता है कि मेरे 70 सवाल सब्जेक्ट में से ठीक हैं, तो अपने 70 को ना गंवाएं, उनको वैसे ही रखें। जनरल नॉलेज का पेपर जब 20 मार्क्स का पूछा जाता है तो वो औखा होता है। याद रखें, जब जितना ज़्यादा लंबा पेपर होगा उतना ज़्यादा वो आसान होगा।
मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब जनरल नॉलेज क्या है, पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, एवरीडे साइंस के बारे में पूछ लिया जाता है, किसी केमिकल का नाम पूछ लिया जाता है, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स और ये वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा प्लेयर इस वक्त किधर किस पोजीशन पे है, कौन सी टीम किस पोजीशन पे है, ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स कब होंगे, विंटर ओलंपिक्स कब होंगे, विंटर ओलंपिक्स हैं उनका वो किस कंट्री में होंगे, समर ओलंपिक्स जो पिछले हुए थे वो किस कंट्री में हुए थे, कौन सा शहर में हुए थे, किस तारीख से हुए थे। जनाब ये कश्मीर के इशू के ऊपर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये कब एब्रोगेट किया गया, पाकिस्तान ने अपने नक्शे के अंदर कश्मीर को कब शामिल किया, पाकिस्तान का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के ऊपर जो होते हैं स्पीचेस होती हैं, जो इजलास होता है सारी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका, वो किस महीने में होता है, कब से कब तक होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो आप पहली प्रायोरिटी के ऊपर अगर आपका जनरल नॉलेज का पेपर नहीं आता और आपको सब्जेक्टिव में से 70 MCQs आते हैं, डोंट गो फॉर इट। 1-2 जितने आते हैं बस ठीक है करके छोड़ के आ जाएं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि यार मुझे अपने सब्जेक्ट में से सारे 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज में से मुझे कुछ नहीं आता, सब्जेक्ट के बाकी सवाल कोई नहीं आते, फिर आप फेल हैं। तो रियलिस्टिकली आप क्या करके आएँ, 100 के 100 MCQs अटैम्प्ट करके आएँ, क्योंकि फेल तो ऑलरेडी आप हो चुके हैं। ये रियली उधर बैठ सोच लेना भाई कि इस वक्त क्या हो सकता है। मतलब सवाल तो मैंने ओरिजिनली 30 आंदे हैं ना बस, तो 30 आने के बाद क्या हो सकता है, कोई ये तो मेरिट के लिए कोई बड़ी नाइंसाफ़ी है, तो उधर करके आए। मगर पहली दफ़ा आपको 70 आए, पहली दफ़ा आपको फॉर एग्जांपल आ जाते हैं 35, दूसरी दफ़ा फिर पेपर पढ़ें हो सकता है आपको 10-15 और आ जाएँ, तीसरी दफ़ा फिर पढ़ें आपको जनाब अली हो सकता है 1-2 और आ जाएँ, फिर अगर कोई ना आए तो उसको ना छेड़ के आए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ दिस कि पहले आप क्लासीफाई कर लें। आपने पेपर पहली दफ़ा अटैम्प्ट किया, जो भी आपको पहले आते थे आपने सारे के सारे बबल्स फिल कर दिए। नाउ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो वाले हैं जिनके अंदर आपको कन्फ्यूजन है। अब उसमें से कन्फ्यूजन 2-3 किस्म की होगी। एक वो कन्फ्यूजन होगी जिसमें आपको सिर्फ 2 में कन्फ्यूजन है, मतलब या तो ये ऑप्शन ठीक है या फिर बी ऑप्शन ठीक है, 2 में कन्फ्यूजन है। वो वाले क्वेश्चन आप कोशिश करें कि अटैम्प्ट करके आएँ जिनमें 2 में कन्फ्यूजन हो। उसके बाद ये होगा कि यार एक वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 में कन्फ्यूजन है। 3 में कन्फ्यूजन का मतलब है कि कोई नहीं आता। एक वो वाला क्वेश्चन है जो आपको पता ही नहीं आया किधर से, या 4 का फ़र्क नहीं। ऐसा क्वेश्चन जिसके 4 के 4 MCQs ना आते हों, जो पढ़ा ही ना हो, देखा ही ना हो, उसको ना छेड़ें, उसको छोड़ दें। कब ये ऐसे करना है, जब आपके ऑलरेडी 65 to 70 ठीक हो चुके हों। जब आपको वो वाले क्वेश्चन जिनमें आपको 2 में कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर अटैम्प्ट करके आएँ। जिनमें आपको 2 से ज़्यादा की कन्फ्यूजन हो और आपके क्वेश्चन ऑलरेडी 70 अटैम्प्ट हो चुके हों, उनको हरगिज़ ना छेड़ें, क्योंकि वो आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग की वजह से पीछे लेके जाएंगे। ये बात समझने की है। मेरिट 60s में बनेगा या जो ज़्यादा चांसेस हैं वो 50s में बनने के हैं। 60s अबव नहीं जाता मेरिट, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर आपके 70 MCQs ठीक हो जाते हैं, आप अटैम्प्ट कर लेते हो कि यार मैंने पहली दफ़ा अटैम्प्ट किए थे, मुझे 55 लगे, फिर मुझे जो 2 वाली कन्फ्यूजन आई थी उसमें मेरे टोटल 70 हो गए, तो बाकी 3 और वो वाले MCQ जिनका आपको पता ही नहीं है, सिरे से अंदाज़ा नहीं है मेरे भाई, उनको छोड़ें। वरना अगर अगले सारे के सारे फेल हो जाते हैं तो आपका 70 में से वो जो गया ना लॉस, वो पीछे चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, और फिर कुछ पॉइंट्स में जाके जनाब पहले फ़र्क पड़ेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। अच्छा, जोलॉजी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी के बारे में सिर्फ आपने बायोलॉजी की किताबें पढ़नी है और जोलॉजी की किताबें पढ़ लेनी। इफ़ यू आर लिविंग द एंड स्किपिंग द पोर्शन ऑफ प्लांटी एट द बॉटनी, सेम है। बायोलॉजी के एस्पिरेंट जो जिनका जोलॉजी होगा या जिनका बॉटनी होगा, सेम है। बॉटनी वाले अपना बॉटनी पढ़ लें, जोलॉजी को छोड़ दें, और जोलॉजी वाले अपना जोलॉजी पढ़ लें, बॉटनी को छोड़ लें। मेरिट इस वजह से ही बायोलॉजी का हमेशा 40s में बनता है, क्योंकि जोलॉजी वालों को बॉटनी नहीं आती, बॉटनी वालों को जोलॉजी नहीं आती, तो वो क्या करेंगे। तो जोलॉजी वालों को जोलॉजी आनी चाहिए। जो लोग फेल होते हैं ना, वो मसला ये यहाँ पे बनता है, जिनको बायोलॉजी का पोर्शन में से जो कॉमन बातें हैं वो तो सारी आती हैं, मगर जो उनका अपना सब्जेक्ट है उसके अंदर से भी उसके क्वेश्चन रह जाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये वाली करने है कि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना, वो तीन चार किस्म का
उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक वो जो सबको आता हो, और आपने देखा होता है किसी बंदे ने एक किताब भी नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा होता, उसने तैयारी के लिए कुछ भी स्टेप नहीं लिए होते और वो कहता है कि मैंने तो 50 MCQ ध्यान दे सी। दूसरा पोर्शन वो होता है जो कुछ लोगों को आता होता है और वो जिन्होंने पढ़े होते हैं। तीसरा पोर्शन वो होता है जिन्होंने पढ़ा भी होता है और वो समझा भी होता है। तो आप क्वेश्चन में से कुछ हिस्से को पढ़ भी लें और समझ भी लें, क्योंकि पेपर यूनिफॉर्म नहीं होता और वो इसी तरह गलत होता है। जनरल नॉलेज का पेपर 20 MCQs बड़े डिसाइसिव हैं, इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, इसको लेके चलें। वो तैयारी कैसे की जाएगी? आई विल सजेस्ट 9 बजे की खबरें ज़रूर सुनें। आप 1 महीने तक 9 बजे की खबरें सुनते हैं तो आपको बहुत सारे पाकिस्तान के अफेयर्स का पता चल जाता है, चीज़ें गो थ्रू हो जाती। पाक MCQ की साइट है जो इंटरनेट पे मौजूद है, आप उसको डेली बेसिस पे विज़िट करें। इसमें क्लासिफाइड चीज़ें हैं। इसमें है कि पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs अलग हैं, करंट अफेयर्स के अलग हैं, फिर अपडेट होती रहती है, उर्दू के अलग हैं, इस्लामियात के अलग हैं। इसमें से भी बायोलॉजी और एवरीडे साइंस का पोर्शन कवर करें पूरा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो यहाँ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो बायोलॉजी की किताब में नहीं लिखे होते, जो इंतहाई कॉमन होते हैं, इंसान को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, मेल बॉडी में ब्लड कितना है, फीमेल बॉडी में ब्लड कितना है, मेल बॉडी के जो ब्रेन है उसका वज़न कितना है, फीमेल ब्रेन जो ब्रेन होता है उसका वज़न कितना होता है। ठीक है, ये वाले कुछ ऐसे टोकन क्वेश्चन होते हैं जो सारे बंदों को ना अंदाज़ा होता है कि यार इतना होगा, मगर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता होती। वो पाक MCQ की साइट के ऊपर एवरीडे साइंस वाले पोर्शन में या बायोलॉजी के पोर्शन में उन्होंने दिए हुए हैं। सो आई विल सजेस्ट के पाक MCQ साइट को विजिट करें। फिर हर पेपर में 2 से 3 MCQ उर्दू के आएंगे। इल्मी की कैप्सूल की किताब होती है, उसके एंड के ऊपर 4 से 10 से एक पेजेस मेरे ख्याल हैं जो उर्दू के साथ रिलेटेड है। उन 10 एक पेजेस को पढ़ लें, आई होप आपको वो पोर्शन कवर हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके पेपर में बहुत फ़ायदा देगी। विश यू गुड लक। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन मौजूद है तो जनाब आली कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। आई विल ट्राई कि उसका आंसर किया जाए। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारा जो कफ़ील कॉर्नर का फेसबुक पे पेज है वो, या फिर यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें वो, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं कुछ चीज़ें ज़ूलॉजी के रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड और अपने पर्सनल नोट शेयर करता रहूँगा। तो फिर उम्मीद है आपको फ़ायदा होता रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।